लेवल आपकी एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो आज जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट होने वाली है। एक हेलीकॉप्टर में कोरिया की तरफ से 6 हंटर्स जेजू आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि उसी वक्त दूसरे बाकी सारे कंट्रीज जो कि जेजू आइलैंड के इर्द गिर्द हैं, उनके सीज में दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी शिप्स रेडी हो जाती हैं कि अगर कोई चूंटियां वहाँ से उड़कर बाहर निकलती हैं तो उन सबको मारा जा सके, जिनमें चाइना और ताइवान के सीज शामिल हैं। जबकि जेजू आइलैंड के करीब बहुत सारे बड़े बड़े जहाज जाते हैं जो कि हाईटेक मिलिट्री वेपन से लोडेड है, ताकि चूंटियों को बाहर निकलने से रोका जा सके। जेजू आइलैंड के इर्द गिर्द जितनी भी शिप्स होती हैं, उन सब की कमांड जोंगसू के पास होती है। जोंगसू आपको पता होगा कोरिया के टॉप 5 गिल्ड्स में से जीसाडान गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, जो कि एक ए रैंक का हंटर है। जोंगसू अपने साथियों से कहता है, अपने आप में जरा भी डर को पैदा मत होने दो, वरना चूंटियां तुम्हारे अंदर डर को महसूस कर लेंगी और सबसे पहले तुम्हें मारने के लिए आएंगी। जोंगसू का वॉइस मास्टर से कहता है, लेकिन क्या ये सारी बात हम पर भी अप्लाई होती है? हम लोग तो जेजू आइलैंड से बहुत ज्यादा दूर हैं। मास्टर से कहते हैं, हम लोगों को अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर कोई चूंटी वहाँ से उड़कर हमारी तरफ आती है तो हमें रास्ते में उसे मारना होगा, शहर तक पहुँचने नहीं देना। उसी शिप पर फ्लेम गिल्ड के मास्टर माधुम भी होते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं, मैं जेजू आइलैंड की रेड में जा रहा हूँ, जबकि तुम सब लोग यहीं पर रुकना और बाहर निकलने वाली चूंटियों को मार डालना। माधुम का वॉइस मास्टर कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ये सारा एरिया तो नाइट्स ने संभाल रखा है। मास्टर माधुम से कहते हैं, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम इन सबको कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे सकती हो, क्योंकि वो सारे तो टैंक नाइट्स हैं। वॉइस मास्टर उनसे कहते हैं, मास्टर माधुम, मैं चाहूंगा कि आप सेफली वापस आ जाएं। ये वाला सीन इन सारे हंटर्स के हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले का है। वहीं पर रीपर गिल्ड के मास्टर लिमकाई भी होते हैं, जो कि कॉल सुन रहे होते हैं और उनसे कहा जा रहा होता है कि मिनसान को फ्रंट पे भेज दिया गया है। लिमकाई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, तुमने हमारे मिनसान को फ्रंट पे क्यों भेजा? तुम्हें पता है मैंने उस पर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है, वो हमारा हीरो है। अब तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्या हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, उसे कहो कहीं पर चुप कर रहे, जब तक कि ये सारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरा लीन इंसान वहाँ पर मारा जाए। और उसी वक्त मेनलैंड का भी सीन दिखाते हैं कि जितने भी हंटर्स बच जाते हैं बाकी सारे गिल्ड्स की तरफ से, उन सबको मेनलैंड पर मुख्तलिफ हिस्सों पर डिप्लॉय कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कुछ चूंटियां बचकर मेनलैंड पर पहुँच जाती है तो वहाँ पर कुछ हंटर्स होने चाहिए जो उन चूंटियों को मार सके और आम लोगों को बचा सके। कोरिया के 9 गिल्ड के जितने भी बाकी के हंटर्स होते हैं, लो रैंक के हंटर्स, ए रैंक से नीचे के, वो सारे डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। जबकि जूही और मिस्टर सोंग जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनको भी बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तकरीबन 5000 ऐसे हंटर्स हैं जो कि इस वक्त साउथ कोरिया की सेफ्टी के लिए बाहर निकले हैं, ताकि साउथ कोरिया को बचाया जा सके। और फिर हमारे 6 एस रैंक के हंटर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। उन एस रैंक के हंटर्स के साथ एक ए रैंक का हंटर होता है जो कि कैमरामैन है। कैमरामैन उनसे कहता है, मैं इस टीम का कैमरामैन हूँ, इस सारी रेड को लाइव रिकॉर्ड किया जाएगा और इसको टेलीकास्ट किया जाएगा हर न्यूज चैनल पर। आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इसकी लाइव वीडियो नहीं चलाएंगे, हम लोग इसे 10 मिनट के डिले के साथ चलाएंगे और अगर इसमें कोई ऐसी बात होती है तो इसको एडिट कर दिया जाएगा या फिर कट कर दिया जाएगा। मास्टर जुनू कहते हैं, पता नहीं चेयरमैन गोकानी क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कैमरामैन को यहाँ पर क्यों भेज दिया? ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मास्टर माधुम कैमरामैन से कहते हैं, वैसे तो ये हमारी हंटर्स की जिम्मेदारी है कि लोगों की हिफाजत करना, लेकिन हम लोग एक एस रैंक की डंजन को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें पहले कहना चाहता हूँ, वहाँ पर तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। कैमरामैन के पास उसकी तलवार होती है, वो उनसे कहता है, मैं आपको सिर्फ कैमरामैन लग रहा हूँ, लेकिन मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, मुझे डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कैमरामैन का काम चुना। कैमरामैन उनसे कहता है, एक हंटर होना मेरी साइड जॉब है, वैसे मैं कैमरामैन का काम करता हूँ, मैंने बहुत सारी डंजन्स के अंदर इस तरह की वीडियोस बनाई है, ये मेरी पहली बार नहीं है, लेकिन हाँ एस रैंक की डंजन में ये मेरा पहली बार है। मास्टर माधुम मुझसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, चेयरमैन गोकानी ने तुम्हें इसलिए यहाँ पर भेजा है क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनका प्लान जरूर काम करेगा और किसी की भी जान नहीं जाएगी। कैमरामैन उनसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। मास्टर माधुम कहते हैं, हमारे आइलैंड के लोग पहली बार एस रैंक की डंजन को क्लियर होते हुए देखेंगे और एस रैंक के हंटर्स को फाइट करते हुए, और शायद ये उनकी आखिरी बार भी हो सकता है। 3 बार जेजू आइलैंड को क्लियर न करने की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है इन चींटियों के खिलाफ, वो भी इन चींटियों को अपनी आंखों से मरता हुआ देखना चाहती है। मास्टर यूनू कहते हैं, अगर हम लोग इस बार जेजू आइलैंड को क्लियर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये होगा साउथ कोरिया का एंड आ चुका है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, वो ब्यांगो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो रिटायर हो चुके हो। ब्यांगो यूनू से कहता है, मुझे पता है कि तुम पागलों की तरह सीधे आगे भाग जाओगे, अगर मैं वहाँ पर तुम्हें हील करने के लिए नहीं होऊंगा तो सबसे पहले तुम ही मरोगे। यूनू चिल्लाकर उसे कहती है, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आता हूँ? चाइल्ड माँ से यूनू से पूछती है, क्या आपको संचिनू के बारे में पता है? यूनू से कहते हैं, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने क्यों पूछा? चाइल्ड कहती है, बस ऐसे ही। माँ तुम नीचे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हम लोग आइलैंड के ऊपर पहुँच चुके हैं। उसी वक्त आइलैंड का सीन दिखाते हैं।
रियोजी कोटो की टीम पहले से वहाँ पर पहुंच चुकी होती है और वो चारों तरफ फैल चुकी होती है। वो जेजू आइलैंड के एक टाउन में खड़े होते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान होता है। उनको वहाँ पर चींटियों की डेड बॉडीज मिलती हैं। रियोजी कोटो कहते हैं, मुझे लगता है कि इनके दरमियान कोई प्रेडेटर है जो कि अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया है इन्होंने। गोटो की टीम 4 हिस्सों में तकसीम होती है जिनके नाम अल्फा, ब्रेवो, चार्ली और डेल्टा होते हैं और वो आइलैंड की चारों तरफ होते हैं। रियोजी कोटो उन सबसे कांटेक्ट करने के बाद कहते हैं, अभी अपनी पावर को रिलीज करो और चींटियों को बाहर बुलाओ। साथ ही वो चारों टीम्स अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करती हैं, जिससे बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी निकलती है। जबकि कोरिया के हंटर ऊपर जहाज से देख रहे होते हैं और कहते हैं, हमें लगता है स्टार्ट हो चुका है, हमें जल्दी से नीचे उतरना होगा। चींटियों की टनल में से बहुत सारी चींटियां निकलकर बाहर आ जाती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं, जहाँ से उन्हें एनर्जी महसूस होती है। जबकि उनमें से कुछ चींटियां उड़ती हुई सीधी हेलीकॉप्टर की तरफ आती हैं। चोईचोंग दरवाजा खोलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इन सबसे मैं निपटता हूँ। चोईचोंग अपने फायर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए स्पीयर्स बनाकर उन चींटियों पर फेंकते हैं, लेकिन वो चींटियां क्योंकि पावरफुल है, उनकी फ्लेम से उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। चोईचोंग कहते हैं, मुझे लगा ही था कि जो भोसला इवॉल्व हो चुकी है, मेरी फ्लेम्स का इन पर कोई असर नहीं होगा, लगता है मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। चोईचोंग अपने हाथ में एक बड़ा सा फायर बॉल बनाते हैं और बाकी से कहते हैं, किसी चीज को मजबूती से पकड़ लो, जहाज थोड़ा सा हिलने वाला है। और साथ ही वो अपने फायर बॉल को बाहर की तरफ शूट करते हैं और सारी चींटियों को जलाकर हाथ काट देते हैं। चोईचोंग कहते हैं, चींटियां पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं लास्ट टाइम की रेट के मुकाबले में। और साथ ही मास्टर चोईचोंग वहाँ से नीचे छलांग लगा देते हैं और कहते हैं, मैं पहले नीचे जाकर देखता हूँ आज ये चींटियां हैं कितनी स्ट्रॉन्ग, फिर मैं तुम्हें सिग्नल करूंगा, फिर तुम लोग भी नीचे आ जाना। माधव कहते हैं, क्या चोई ठीक रहेगा? चाइन कहती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि चोईचोंग के पास जो मैजिकल पावर है वो मल्टीपल एनिमीज को हैंडल करने के लिए है। चोईचोंग जैसे नीचे उतरते हैं, बहुत सारी चींटियां उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो अपनी फायर्स को रिलीज करते हुए उन चींटियों को जला देते हैं। मास्टर चोईचोंग कहते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं इन चींटियों को लाइटर के साथ जलाया करता था, तब उनके चलने पर उनमें से पॉप की आवाज आया करती थी, लेकिन अब मेरे पास इतनी ज्यादा फायर पावर है कि जैसे मैं इन चींटियों को जलाता हूँ तो इनमें से बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं। साथ ही चोईचोंग ऊपर की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है तुम लोग नीचे आ सकते हो, मैंने रास्ता क्लियर कर दिया है। मास्टर माधव कहते हैं, हमारा प्लान बाकी प्लान से कैसे मुख्तलिफ है, हम लोग टनल के अंदर जाएंगे और वहीं पर फंस जाएंगे और क्वीन के हाथों मारे जाएंगे। जापानीज हंटर सिर्फ 1 घंटे तक चींटियों को बाहर रख सकते हैं, इसी टाइम के दौरान हमें टनल के अंदर जाना होगा और क्वीन को ढूंढ कर मारना होगा, वरना उन चींटियों के वापस आने पर हम लोग बच नहीं पाएंगे। और साथ ही वो सारे रेडी हो जाते हैं और जहाज से नीचे छलांग लगा देते हैं। उसी वक्त एक शिप में दिखाते हैं सुगीमोटो रेजी, जो कि जापानीज का 11वां एस रैंक का हंटर है। वो एक जहाज में होता है और अपने लोगों से कहता है, सिग्नल जैमिंग का काम शुरू करो। फिर वो अपने सैटेलाइट की मदद से सिग्नल जैमिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे चींटियों की सिग्नल जैमिंग खत्म हो जाती है और वो क्वीन से राब्ता नहीं कर सकती। आइलैंड पर जापानीज की टीम उन चींटियों से फाइट कर रही होती है। एक लड़की कुमामोटो से कहती है, तुम्हें अपनी डुअल पर्सनालिटी के बिना भी इनसे फाइट करना होगी, वरना तुम यहीं पर मारे जाओगे। जबकि उनकी दूसरी टीम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक हीलर लड़की दूसरे हंटर से कहती है, हम लोगों ने तो कितनी चींटियों को मार डाला है, अगर हम लोग ऐसी चींटियों को मारते रहे तो हम लोग तो उनसे पहले इस डेंजर को क्लियर कर लेंगे। आज कोरियन टीम कर क्या रही है? साथ ही वो कैंसो के बारे में पूछते हैं, कैंसो कहाँ पर है? वो लड़की कहती है, उसे फाइट करना पसंद है, इसलिए वो चींटियों के टुकड़े करने के लिए गया है। कैंसो को दिखाते हैं जो कि फाइट को एंजॉय कर रहा होता है और चींटियों को मार रहा होता है। जापानीज की डेल्टा टीम टनल के बहुत ज्यादा करीब होती है, उन्हें धमाकों की आवाज आती है। वो कहते हैं शायद चोईचोंग ने फायरवर्क स्टार्ट कर दिया है, कोरियन टीम टनल के अंदर दाखिल होने वाली है। काई उसे कहता है, मेरा आइस मैजिक और उसका फ्लेम मैजिक, तुम्हें क्या लगता है अगर हम दोनों के दरमियान फाइट हो तो कौन जीतेगा? चोईचोंग ने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टनल के ऊपर एक फायर नेट बनाया होता है, ताकि चींटियां ऊपर के रास्ते से नीचे न आ सके। वो सारे लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। चोईचोंग उनसे कहता है, मेरे फायर मैजिक के नेट को बी रैंक से नीचे की जितनी भी चींटियां होंगी वो पार नहीं कर पाएंगी, लेकिन इससे पावरफुल चींटियां इसको तोड़कर अंदर आ सकती हैं। साथ ही चोईचोंग नीचे बैठ जाता है और कहता है, मुझे एंट्रेंस के लिए सर्च करना होगा, चलो देखते हैं क्वीन कौन से केव में है। चोईचोंग अपने पास से बहुत सारे फायर बॉल्स क्रिएट करता है और उन्हें उन सारी केव्स के अंदर छोड़ देता है। उसके फायर बॉल्स जैसे केव्स के अंदर जाते हैं वो दूसरी वाली केव से बाहर निकल आते हैं, यानी वो सारे एक केव से दाखिल होकर दूसरी केव से बाहर आ जाते हैं। चोईचोंग उनसे कहता है, चींटियों की सारी टनल्स मेज की तरह है, अगर हम लोग यहाँ पर चलते रहे तो पता नहीं भटक जाएंगे या फिर वापस इसी जगह पर पहुँच जाएंगे और हमें क्वीन कभी भी नहीं मिलेगी। उसी वक्त उनके सामने एक केव होती है जिसके अंदर फायर बॉल नहीं जा रहा होता। चोईचोंग कहता है, मुझे लगता है कि क्वीन इसी टनल में है, हमें इसी टनल में जाना होगा। यूनवो चोईचोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में एक रिलायबल टीममेट है। चोईचोंग उनसे कहता है, चलो फिर टनल के अंदर चले। उसी वक्त मेनलैंड का एक सीन दिखाते हैं, जिन्हों अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है। उसने 10 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट की होती है। जिन्हों जिस पार्क में खड़ा होता है कहता है, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, लगता है जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट हो चुकी है और वो सारे लोग जेजू आइलैंड की रेड ही देखने बैठे हैं। जिन्हों कहता है,
कोरिया के और जापान के एस रैंक की हंटर्स वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे उस रेड को देखने का कोई शौक नहीं। अगर मैं उनके साथ नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो सारे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हैं कि वो इस रेड को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही चिन्हू कहता है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया तो भी मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनके साथ क्या होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 53 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।